वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 331 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये दोनों के दोनों जो हैं कथन सही हैं, तो सी होगा इसका आंसर। देखिए, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही थे वो। इन सभी टेस्ट या फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया अब, तो योजना आयोग नहीं है, ए है इसका आंसर। देखिए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, अतः योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 1951 में, 1950, 1950, 1952। मार्च 1950 या जून 1950 या अप्रैल 1951। योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, मार्च 1950 में। इसके स्थान पर आ गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। देखिए, योजना आयोग की स्थापना की गई थी मार्च 1950 में और इसे 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया। योजना आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावित हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी देता था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और भारत के विकास के संदर्भ में रणनीति बनाने में इस संस्था ने केंद्रीय व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। इस योजना में योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। सारे के सारे कथन सही हैं। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है अप्रैल 1951 से मार्च 1956। इस योजना का लक्ष्य देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना था। इस योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों में के.एन. राज शामिल थे। इनकी दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर कृषि क्षेत्र पर था, याद रखिएगा, और दूसरी में औद्योगिकरण पर। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था। भाखड़ा नागलवान जैसी परियोजनाओं के लिए तुरंत बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस परियोजना में योजनाकारों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा उठाना था। तो जितने भी कथन है यहाँ पर सही हैं, तीनों के तीनों। डी है उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगिकरण पर कम ध्यान दिया गया। इस योजना अवधि में औद्योगिकरण पर ध्यान दिए गए जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम मिला। देखिए, पहला स्टेटमेंट कुछ और करा, दूसरा कुछ और करा। पहला स्टेटमेंट प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए सही हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगिकरण पर अधिक ध्यान दिया गया। अधिक होना चाहिए, यहाँ पर गलत है।
इस योजना अवधि में औद्योगिकरण पर दिए गए जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम मिला। ये ठीक है दूसरा वाला, तो केवल दो यहाँ पर सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का तेज गति से रचनात्मक विकास करना था। पीसी महालनोबिस द्वारा इस योजना को तैयार किया गया। तो पहला वाला गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। औद्योगिकरण पर इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विकास के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीन तीन कथन है यहाँ पर। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है और समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और इसमें हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। भारत में पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के मिश्रण को अपनाया गया है क्या? देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल का मिश्रित रूप लागू करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खेती किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा निजी हाथों में रखा गया, वहीं भारी उद्योगों को राज्य ने अपने हाथों में रखा और उसे आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने इस व्यापार का नियमन किया, वे कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। तो तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है इसको। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, इसमें केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया गया था। केवल किंतु परंतु वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत ही हो जाते हैं। गलत है यहाँ पर तीसरा वाला। तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए। 3 2 में है, क्योंकि पहला दूसरा सही है, तो डी भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का सहकारी आंदोलन एक अनूठा मॉडल है। इसने श्वेत क्रांति के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1970 में शुरू किया। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक तरीके के रूप में अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और उनकी आमदनी बढ़े और गरीबी दूर हो। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, पीसी महालनोबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी और ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। ऊपर एक क्वेश्चन में बात हो रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी को शुरू किया था पीसी महालनोबिस ने। यहाँ तीसरी लिखा है तो इसको हटा दीजिए। तो पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो गया, तीसरा यहाँ पर गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट था किस किस में, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें था, इसमें था, 1 2 4। पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में स्थित है उसकी स्थापना की थी। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। तो पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में यहाँ पर 5 कथन है, कितने इसमें सत्य होंगे? क्या किसी ऑप्शन में पांचों सत्य हैं? नहीं है किसी में भी। कोई एक गलत होगा, 2 गलत होगा, उससे ज़्यादा गलत हो सकते हैं। तो वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की काउंसिल में सदस्य थे, वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे।
आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे क्या? हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था क्या? और जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था क्या? डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे, ठीक है। आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री यही थे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को नहीं। तो 1 2 3 4 सही होंगे, पांचवा गलत होगा। जहां जहां 5 है उसको हटा दीजिए, केवल एक में ही है। डी है इसका आंसर। तो डॉक्टर अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की उन्होंने। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे इनको मिलाकर। आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे ये। इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ना कि जैन धर्म को। तो पांचवा जो है कथन वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? ये केरल में बनी थी, बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी। साथ ही यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत में चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय जनसंघ के बारे में कौन सा कथन सही है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन की अगुवाई की। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। बिल्कुल, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तीनों के तीनों यहाँ पर सत्य हैं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात का समर्थन किया कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे, यानी परमाणु हथियार तैयार करे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से नेता स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी। कूट हैं कुछ इस प्रकार से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो सारे के सारे। स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने नेता कर रहे थे। तो सारा का सारा 4, डी आंसर हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वे बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों के तीनों सही है, डी है इसका आंसर। तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। बौद्ध धर्म के विद्वान थे ये। इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दिए गए सारे के सारे कथन वो सत्य हैं। 15 प्रश्न इसमें एडेड है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर विचार कीजिए। आज़ादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारात्मक गठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने भीतर क्रांतिकारी, शांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधाराओं के मध्यम मार्गियों को समाहित रखा था। बिल्कुल ये सही है दोनों के दोनों। तो सी है इसका आंसर। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी एक विचारात्मक गठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने भीतर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, दक्षिणपंथी, वामपंथी, लगभग हर विचारधारा के मध्यम मार्गियों को समाहित कर रखा था। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। सी है उसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आज ये अंतिम प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी से रिलेटेड तीन तीन स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही होगा? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वो भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे क्या? और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी क्या उन्होंने? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे। ठीक है, दो लोग और थे जिनको मिला था इनके साथ, तो ठीक हो गया दूसरा वाला। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, तीसरा वाला भी सही हो गया। तो तीनों के तीनों कथन करेक्ट, डी है इसका आंसर। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने तथा आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। वर्ष 1954 में तीन भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें सी राजगोपालाचारी, दूसरे एस राधाकृष्णन और तीसरे सी वी रमन थे। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे, तो दूसरा वाला सही हो गया। और साथ ही मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे इन्होंने। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी वहां पर सही हो गया। वो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक से दो बार। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, 22 दिसंबर को एग्जाम है, लगभग 27-28 दिन है, प्रैक्टिस करते रहिए।